Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is functions of sympathetic and parasympathetic nervous system. We are going to discuss this topic, so let us start. As we have already discussed in our previous lectures, sympathetic and parasympathetic nervous system, their anatomy, where they are originated. In this lecture, we are going to review the whole summary which we have already discussed. We are going to start with effects of sympathetic nervous system. Guys, you all know that sympathetic nervous system um, gets activated at the time of emergency. That means sympathetic nervous system prepares the body to meet emergency demands and is primarily involved with processes that expand energy. हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को तैयार करता है टू मीट द जो भी इमरजेंसी के टाइम पे डिमांड्स होती है बॉडी की, उनको मीट करने के लिए, और जो भी प्रोसेसेस होती है टू एक्सपैंड द एनर्जी, उन सब का जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है. ड्यूरिंग फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस सिंपैथेटिक डिवीजन डोमिनेट करता है. जब भी कोई स्ट्रेस होता है, चाहे वो फिज़िकल हो या इमोशनल स्ट्रेस, तो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो डोमिनेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और वो एक्टिविटीज़ इनिशिएट करता है जिन्हें हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं. आपने खुद देखा होगा ड्यूरिंग एनी स्ट्रेस, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे हो इमोशनल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल स्ट्रेस, जैसे हमारे पीछे कोई डरावनी चीज़ हो, या हम किसी हाइट से गिरने वाले हो, चाहे हमारे पीछे कोई डॉग हो, या जब हम हरी में हो, या कोई बीमार हो हम ज़्यादा, तो इन सारी सिचुएशंस के टाइम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो जाता है तो हमारी बॉडी में सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है जिन्हें हम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्सेस बोलते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या है ये फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स. जब ये फ़ाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, ये सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ स्टार्ट होता है, इसी के साथ साथ जो है एक्टिवेट हो जाता है एड्रिनल मेडुला, जो कि सिक्रीशन करता है हमारे दो हार्मोन्स नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की. और ये हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्स को हाइटन करते हैं, मतलब उसको इंक्रीज़ करते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सीरीज़ ऑफ चेंज इन आवर सिस्टम, इन आवर बॉडी, वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, चाहे हमारे पीछे कोई स्नैक हो या कोई डॉग हो या कोई भी ऐसी ख़तरनाक चीज़ हो, तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है. सबसे पहले हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, जो सैन है ना उसकी एक्टिविटी, उसका जो इम्पल्स है वो बढ़ जाता है. आपने देखा होगा जो जिसके पीछे कोई डरावनी चीज़ हो, कोई सांप हो या कोई डॉग हो, वो डर जाता है और इसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है. नंबर वन जो पॉइंट है वो हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है. नंबर सेकंड पॉइंट जो कार्डियक मसल के साथ होता है कि इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. ब्लड सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो इसका यही मतलब है कि कॉरोनरी आर्टरी डायलेट हो गई होगी, क्योंकि हार्ट को सप्लाई करने वाली एक आर्टरी जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जब भी वो डायलेट होगी तभी कार्डियक मसल का जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाएगा. नंबर थर्ड जो है ना वो होता है रेज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर. वो किस वजह से मुमकिन है? जब हमारी स्मॉल आर्टरी जो पेरिफेरी पे हो, जैसे स्किन में हो, जो वेसल्स होती है छोटी छोटी, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तभी जाके पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है पीपी भी बढ़ेगा. तो जब ऐसा क्यों होता है? अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, मैंने कहा ऐसा स्मॉल आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है स्किन की, क्यों हो जाता है? इसका क्या मतलब होता है?
क्योंकि इससे जो ब्लड सप्लाई होती है वो हाईली एक्टिव टिश्यूज जैसे स्केलेटल मसल्स जिनको एक्शन करना होता है, हार्ट को और ब्रेन को, इससे जो ब्लड आता है वो बढ़ जाता है। तो इसका यही मतलब है कि हमारी बॉडी जो है हाई एक्टिव टिश्यूज़ को तैयार करती है कि आपको लड़ना है, आपको उस चीज़ को फेस करना है। इसीलिए जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है या स्मॉल आर्टरी जो पेरिफेरी में होती है उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। बीपी जब बढ़ जाएगा तो वहाँ से पेरिफेरी से ब्लड आके हाई एक्टिव टिश्यूज़ पे चला जाता है जिन्हें एक्शन करनी होती है उस टाइम, जैसे स्केलेटल मसल हुआ, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, इनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। हमारी जो गट की ब्लड सप्लाई होती है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। पर्टिकुलरली जो हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई घट जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो वहाँ पे जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वो कम हो जाएगी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। इसीलिए हमने पेशेंट या पर्सन को जो भी इमरजेंसी में होगा उसका मुंह खुश्क हो जाता है, वो ड्राई आउट हो जाती है उसकी सिक्रीशंस, और ब्लड कोagulation एक्सेलरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन। अभी हम देखेंगे शॉक में पेशेंट होगा, उसका ब्लड लॉस हो गया होगा तो उसमें भी ऐसी सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट हो जाता है उस टाइम पे, तो उसमें ब्लड कोagulation हो जाती है ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए। इसलिए ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ब्लड कोagulation एक्सेलरेट हो जाती है। ये था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट। अब हम डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम पे देखेंगे इफ़ेक्ट क्या होता है। बहुत ही आसान है समझना। आपको पता है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उस टाइम पे एक्सपैंड होनी होती है एनर्जी, तो एनर्जी ग्लूकोज से आती है, तो जो भी हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसकी कन्वर्शन होती है टू ग्लूकोज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को अवेलेबल हो जाए। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे क्या होता है, स्मूथ मसल्स जो भी हमारे स्टमक में होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी उनकी पेरिस्टालिसिस कम हो जाती है एंड सेक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इनहिबिटेड हो जाता है। इसलिए माउथ ड्राई हो जाता है, सेक्रीशंस ड्राई आउट हो जाते हैं ताकि जो हमारी एनर्जी डाइजेशन को लगेगी वो ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि और सिस्टम्स को एक्टिवेट करना है, हार्ट को, ब्रेन को, स्केलेटल मसल को, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए। इस वजह से डाइजेशन भी डिले हो जाता है, जो हमारा टोन है स्फिंक्टर्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है ताकि डिलेड एम्पिटिंग हो जाए, डाइजेशन डिले हो जाए। तो इसका यही मतलब होता है कि हमें एनर्जी का वहाँ की और नहीं लेनी होती है, अदर प्रोसेस में खर्च नहीं करनी होती है, बल्कि एक्शन वाले प्रोसेस में ख़त्म करनी होती है। जब भी हम इमरजेंसी में हो, जब भी हमारी चाहे कोई भी इमरजेंसी फिज़िकल हो या इमोशनल हो, हमारी बॉडी को तब उन एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो हमें एक्शंस दरकार होते हैं। ऐसे एक्शंस दरकार नहीं होते तो ये सारी चीज़ें इनहिबिट होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट होता है, क्योंकि एड्रिनल जो ग्लैंड है वहाँ का एड्रिनल मेड्यूला जो है वो सिक्रीट करता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ये जो पोटेंशिएट करते हैं और इफ़ेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है इसको बढ़ाते हैं ताकि उस ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ये बरकरार रहे, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, और वो सिस्टम्स जो कि एक्शन लेने के लिए हो जैसे स्केलेटल मसल, ब्रेन है, वो जो है उसका जो एक सस्टेनेंस है वो बरकरार रहे। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है। अब देखेंगे यूरिनरी सिस्टम पे, यूरेथ्रा एंड एनल स्फिंक्टर जो है उनका मसल टोन इंक्रीज हो जाता है ताकि जो इनहिबिशन हो जाए, एनर्जी खर्च होनी है मिक्चुरेशन और डेफिकेशन में, वो बच जाए। तो उन सब का मसल टोन इंक्रीज़ हो जाता है ताकि जो मिक्चुरेशन और डेफिकेशन है वो इनहिबिट हो जाए और ब्लैडर वॉल रिलैक्स हो जाता है। स्फिंक्टर्स जो है याद रखें, स्फिंक्टर टोन इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से मिक्चुरेशन और डेफिकेशन इनहिबिट होती है, लेकिन ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। और जो मेटाबॉलिक रेट होती है बॉडी की, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, उस सब का टोटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट बॉडी की बढ़ जाती है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आइज़ पे क्या होता है, आइज़ जो है वो डायलेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ
sympathy at the time of sympathetic activity at the time of emergency eyes dilate हो जाती है। क्यों हो जाती है डायलेट? क्योंकि हमें ओपनिंग वाइड चाहिए ताकि जो भी हमारा अलर्टनेस है, जो भी हमारा एरिया ऑफ अलर्टनेस है वो बढ़ जाए, जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाए, ताकि जो हम लोग फेस कर रहे हैं, इमरजेंसी फेस कर रहे हैं, उसके अलर्टनेस और एक्साइटमेंट को हम लोग पूरी तरह देख सकें, ताकि हम लोग वैसा एक्शन ले सकें। इसलिए ये जो आइस है ये डायलेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्किन की। स्किन में क्या हो जाता है, स्किन में हो जाता है ये है कि सिक्रीशंस जो है स्किन की इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा शॉक में पेशेंट होगा, इमरजेंसी में है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी सेक्रीशंस बॉडी के बहुत बढ़ जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है हीट लॉस करना स्टार्ट करती है, तो सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन स्किन के सिक्रीशंस, गट के सिक्रीशंस ड्राई आउट हो जाते हैं। और वहाँ पे एक गूज बम्प्स क्योंकि इरेक्टर पिलाई मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो मसल जो भी हेयर हमारे स्किन पे होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम गूज बम्प्स बोलते हैं, वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो एक्टिव ऑर्गन्स है जैसे हार्ट और स्केलेटल मसल्स, उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि एक्शन उन्हीं को करना होता है, इसलिए ये हो जाता है। तो स्किन का यही है कि सेक्रीशन स्किन की बढ़ जाती है और वहाँ पे गूज बम्प स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ताकि जो भी ब्लड है वो हमारे मेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट और स्केलेटल मसल्स और ब्रेन जो है उसका बढ़ जाए और वो एक्शंस के काबिल हो जाए। अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ये बिल्कुल अपोजिट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये रेस्टोर करता है, हमारी एनर्जी कंजर्व करता है, ये रेगुलेट करता है दोज एक्टिविटीज दैट कंजर्व एंड रेस्टोर बॉडी एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये तभी एक्टिवेट होता है, ये यूं ही एक्टिवेट, मतलब रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा यही सिस्टम एक्टिवेट होता है ज़्यादा, इसलिए इसको हम लोग रेस्ट एंड डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्ट एंड डाइजेशन के टाइम हमेशा एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होता है ओवर द सिंपैथेटिक एक्टिविटी ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द गट में, स्टिमुलेटिंग ग्लैंडुलर secretions बढ़ जाती हैं, गट मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट ये हमारे गट को डोमिनेट करता है, हमारे स्मूथ मसल जो गट के हैं उनको एक्टिवेट करता है, हमारे ग्लैंडुलर secretions को बढ़ाता है, गट की मूवमेंट्स को बढ़ाता है, जो कि फूड के डाइजेशन के लिए नेसेसरी होती है और एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होती है। जो मूवमेंट्स उनका जो वाहिद सिस्टम जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनको डोमिनेट करने वाला। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं डाइजेशन के टाइम, सैलिवेशन, हमारी लैक्रिमेशन, हमारा यूरिनेशन और डेफिकेशन, ये सारा कुछ बढ़ जाता है, और इनको कंट्रोल करने वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, PNS है। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, उसकी जो एक्टिविटी है रेस्ट के टाइम हमारी हार्ट बीट बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, और जो रेट होता है और फोर्स होता है हार्ट बीट का वो डिक्रीज़ हो जाता है। कॉरोनरी आर्टरी जो है उसकी ब्लड सप्लाई जो है ना कम हो जाती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। रेस्पिरेशन में क्या पड़ता है इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्मूथ मसल्स का। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे डायलिटेशन होती है स्मूथ मसल्स की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जाए। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द एयरवेज काजिंग देयर कॉन्स्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। हमें नहीं चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन, लेकिन जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत, ब्रीदिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है रेस्ट एंड डाइजेशन के टाइम, तो तब हमारा रेस्पिरेशन भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वहाँ पे स्मूथ मसल्स का। आइस जो है प्यूपिलरी मसल्स वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। आईलेट टेंड टू बी क्लोज्ड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ स्लीपीनेस।
तो ये है आइस पे इफेक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन एंड यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारा लिवर है वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो बड़ा बड़ा पड़ा रहता है बॉडी में, तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। और जो बाइल की सेक्रीशन होती है, क्योंकि डाइजेशन होना होता है तो बाइल जूसेस चाहिए वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, बाइल की सेक्रीशन बढ़ जाती है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो मोर्टेलिटी होती है और सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है टुगेदर विद द रेट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैं पहले ही कहा चूँकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन, लैक्रिमेशन, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन को इंक्रीज़ करता है, तो मोर्टेलिटी और सिक्रीशन जो ग्लैंड्स की है वो इंक्रीज़ हो जाती है और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस वजह से बढ़ जाते हैं। पैंक्रियास पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पैंक्रियाटिक जूस बढ़ जाता है, हार्मोन इंसुलिन भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो ग्लूकोज बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकलता है, लेकिन जो एडिशनल ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेथ्रा एंड एनल स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं। इन द यूरेथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन हो जाती है उनकी, और मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन ऑकर हो जाता है। जब हम रेस्ट एंड डाइजेशन में होते हैं तब एनर्जी इन्हीं कामों को लगती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी एनर्जी उन एक्शंस की ओर जाती है जिनकी हमें नीड होती है। हमारी एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेसेस सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से मुमकिन है, और हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो ये है इनके बीच में अंतर, इनके बीच में डिफरेंस। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो लाइक अगर है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मिस मेडिको चैनल को, और प्लीज़ अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।